This video is just for information and entertainment. There is no purpose to insult any person, nation, community, religion or any political organization. If someone is hurt, that is a complete coincidence. अफगानिस्तान और तालिबान करीब $2 ट्रिलियन अमेरिका ने खर्च किए अफगानिस्तान वार के ऊपर और यूएस आर्मी करीब 20 सालों तक अफगानिस्तान में रही। लेकिन जैसे जैसे यूएस आर्मी अफगानिस्तान से जाती गई वैसे वैसे तालिबान अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमाता गया। अब हालात इतने बुरे थे कि 50% से ज़्यादा हिस्सा तालिबान अपने कब्जे में कर चुका था और आज हालात ये हैं कि पूरे अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर रखा है। अब इस क्राइसिस को जानने के लिए हमें पीछे इतिहास में जाना पड़ेगा, तो जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट कल्चर में। सबसे पहले कुछ शब्द दानिश सिद्दीकी के बारे में। यह एक अवार्ड विनिंग फोटो जर्नलिस्ट हैं जो कि सच्चाई का एक ऐसा आईना दिखाते हैं, चाहे वो फार्मर क्राइसिस हो या कोरोना क्राइसिस या माइग्रेन क्राइसिस हो। ये अपनी फोटोग्राफी से ही सारी सच्चाई उकेल देते हैं। लेकिन तालिबान के द्वारा इनका मर्डर कर दिया गया। अब अफगानिस्तान को द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाने लगा, क्योंकि जो भी सुपर पावर कंट्रीज यहाँ आती है वो अपनी बेइज्जती करवा कर ही वापस लौटती है। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश अफगानिस्तान आए और उन्हें बेइज्जत होकर वापस जाना पड़ा। 19वीं शताब्दी में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान आए और उन्हें रेड आर्मी को अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। अब 21वीं सदी में यूएसए को अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। ऐसा नहीं है कि पहले अफगानिस्तान के साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ। बहुत से इन्वर्जन्स हुए अफगानिस्तान पर, बहुत से शासक आए और अफगानिस्तान पर इन्वर्जन्स किए। उनमें शामिल हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, अरब किंग्स, चंगेज़ खान, शाहजहां और औरंगजेब और राजा रंजीत सिंह। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा और पीछे चलते हैं और इस जियोपॉलिटिकल प्रणाली को समझते हैं। 1800 के दशक में रशिया और ब्रिटेन के बीच एक बफर पॉइंट पर अफगानिस्तान था और रशिया और ब्रिटेन को यह डर था कि अफगानिस्तान को कोई और कंट्री अपने अंडर में ना कर ले, नहीं तो उनकी मुश्किलें और बढ़ जाएगी। उस समय एक कार्टून बहुत फेमस था जिसमें रशिया को बालू और ब्रिटेन को शेर दिखाया गया और बीच में अफगानिस्तान था। उस समय एक एक्सप्लोरर अलेक्जेंडर बर्न्स अफगानिस्तान गए और सेफली वापस लौट आए। वेस्टर्न कंट्रीज़ को उतना उस समय अफगानिस्तान के बारे में पता नहीं था। अलेक्जेंडर बर्न्स के लौटने के बाद एक किताब लिखी गई जो कि मोस्ट सेलिंग किताब थी, ट्रैवल्स इनटू बुखारा। अब ब्रिटिश राज पूरे कॉन्फिडेंस में थे और उन्हें लग रहा था कि वो अफगानिस्तान पर कब्जा कर सकते हैं। सन 1838 उस समय अफगानिस्तान के राजा थे एमिर दोस्त मोहम्मद। ब्रिटिश राज ने उन्हें लात मारकर भगा दिया और अपने एक पपेट को कुर्सी पर बिठा दिया जिसका नाम था शाह सुजान। उस समय अफगानिस्तान में कोई आर्मी नहीं थी, बल्कि हज़ारों छोटे छोटे गांव थे और हर गांव का एक चीफ हुआ करता था। वह चीफ बहुत से लड़कों को लड़ाई के लिए एमिर के फेवर में ले जाता था, क्योंकि एमिर कुछ पैसे देते थे उनके चीफ को। अब वहाँ सारे चीफ एक हो गए और सभी मिलकर एक चीफ अकबर खान के अंडर में आए। इन गांव वालों ने मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ जंग छेड़ दी और ये जंग 3 सालों तक चली। ब्रिटिशों के पास एडवांस वेपन्स थे, लेकिन फिर भी उनको हार झेलनी पड़ी। अब यहाँ शाह सुजाह का मर्डर कर दिया गया और फिर से एमिर दोस्त मोहम्मद को कुर्सी पर बिठा दिया गया। इस लड़ाई को कहा जाता है फर्स्ट एंग्लो अफगान वार 1839 से 1842, सेकंड अफगान वार 1878 से 1880। ब्रिटिशों ने फिर से अटैक किया अफगानिस्तान पर, लेकिन इस बार ब्रिटिश ये जंग जीत गए। ब्रिटिशों ने कुछ एरिया ऑक्यूपाइड किया, लेकिन उनका पूरा अफगानिस्तान में सेटल होने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए उन्होंने एक नए एमिर को सपोर्ट किया जिसका नाम था अब्दुल रहमान खां। इसे आयरन एमिर भी कहा जाने लगा। अब इस समय अफगानिस्तान में कोई रूल चेंज नहीं किए गए, क्योंकि रशिया भी स्टेबिलिटी चाहता था अफगानिस्तान के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाने में। उसके कुछ सालों बाद 1893 में अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच एक इंटरनेशनल बॉर्डर बना दी गई जिसे ड्यूरैंड लाइन कहा जाने लगा। सन 1907 एक एग्रीमेंट साइन किया गया ब्रिटिश और रशिया एम्पायर्स के बीच। इस समय रशिया ने प्रॉमिस किया था कि वह कोई दखल नहीं देगा, दूर ही रहेगा, क्योंकि अफगानिस्तान ब्रिटिश फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंडर में आता था। इसी समय इसके कुछ सालों बाद 1918 में रशिया में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ और लेनिन का राज आता है। थर्ड अफगान वार सन 1919। अफगानिस्तान और ब्रिटिशों में फुल इंडिपेंडेंस के लिए वार हुआ। इसके बाद सन 1919 का अफगानिस्तान कुछ ऐसा था, यहाँ बहुत सी इंडिपेंडेंस थी और ब्रिटिश भी इसे रिकॉग्नाइज करता था। अब अफगानिस्तान में इस वक्त के राजा थे किंग अमानुल्लाह खान। इन सारी पिछली बातों और
आज के अफ़गानिस्तान और तालिबान का क्या रिलेशन है? तो दोस्तों, रिलेशन है इन सारी सुपर पावर कंट्रीज़ का कहीं ना कहीं सेल्फिश और जियोपॉलिटिकल रीज़न रहा है। अब इस समय के जो राजा थे, किंग अमानुल्लाह खान, किंगडम ऑफ अफ़गानिस्तान बन गए क्योंकि वह एक लिबरल राजा थे। हम इन्हें लिबरल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बहुत से शासक आए जिन्होंने बहुत बार शादियाँ की, लेकिन इन्होंने सिर्फ एक बार शादी की, क्वीन सोराया तराजी से, जो कि इनकी लव मैरिज थी। इन राजा रानी ने बहुत से प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स किए, जिसमें कैंपेन अगेंस्ट पॉलीगेमी यानी कि एक से अधिक शादियां करने पर रोक, एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एंड स्टार्टेड स्कूल, वर्क फॉर इक्वल राइट फॉर वुमेन, राइट टू डिवोर्स। जब भी कोई ऐसे सोशल रिफॉर्म्स होते हैं तो इन रिफॉर्म्स करने वालों के खिलाफ कोई ना कोई आवाज़ उठने लगती है। इसी कारणवश सन 1929 में ये ब्रिटिश इंडिया भाग गए। उसके बाद यह बॉम्बे चले गए, जिसके बाद इनकी एक बेटी हुई जिसका नाम रखा गया प्रिंसेस इंडिया। अब अमानुल्लाह की जिसने जगह ली थी उसे भी ओवरथ्रो कर दिया गया 1 साल के अंदर अंदर। ब्रिटिशों ने भी उनकी मदद की थी। अब इस समय के राजा थे मोहम्मद नादिर शाह। उसके बाद सन 1933 में इनके बेटे मोहम्मद जाहिद शाह राजा बने, जो कि 40 साल तक दोनों राजा रहे। उसके बाद कई मॉडर्नाइजेशन हुए और कई मॉडिफिकेशन हुए। अब सन 1947 में भारत और पाकिस्तान ब्रिटिशों से आज़ाद हुए थे। उसके बाद डूरैंड लाइन को एक परमानेंट बॉर्डर में तब्दील कर दिया गया। लेकिन अब अफ़गानिस्तान पाकिस्तान रीजन से कुछ एरिया चाहता था, क्योंकि वहाँ 38% पाश्तून समुदाय के लोग रहते थे। इसीलिए अफ़गानिस्तान सपोर्ट करता था पाकिस्तान को। राजा मोहम्मद जाहिद शाह के जो प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद दाऊद खान, वो इन सबको ज़्यादा सपोर्ट करते थे, जिसकी वजह से राजा मोहम्मद जाहिद शाह ने, जो कि इनके कजिन थे मोहम्मद दाऊद खान, उनका रिज़ाइन करवा दिया था 1963 में। 1964 में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया। अब इलेक्शंस हो सकते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करने के लिए। यहाँ 2 पार्टी बनी। सन 1973 में जाहिद शाह बाहर गए हुए थे फॉरेन ट्रिप। इस समय मोहम्मद दाऊद खान ने आर्मी और दोस्तों का सपोर्ट लेकर तख्ता पलट कर दिया और खुद को राजा ना कहकर प्राइम मिनिस्टर कहा, लेकिन रियलिटी में एक डिक्टेटर का शासन बनाया, बढ़िया रिफॉर्म्स लाए और सारे बैंकों को नेशनलाइज कर दिया। 1960 और 1970 के समय में अफ़गानिस्तान कुछ ऐसा दिखता था। बड़ी पीसफुल जगह थी, ट्रैवलर्स आते थे। आज यह बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन यही सच्चाई है। अब अफ़गानिस्तान फिर से 2 सुपर पावर कंट्रीज़ के बीच फंस गया। पहले ब्रिटिश और रशिया, जो कि कहा जाता था द ग्रेट गेम। इसके बाद अब कोल्ड वार यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में, जो कि नॉन अलाइंड कंट्रीज़ अलग ही रहेंगे, किसी के साथ नहीं। मोहम्मद जाहिद शाह के समय जब मोहम्मद दाऊद खान प्रधानमंत्री थे तो इन्होंने सपोर्ट लिया था सोवियत यूनियन का अपने अफ़गानिस्तान के मॉडर्नाइजेशन के लिए। जब कोल्ड वार शुरू हुई तो अफ़गानिस्तान सिर्फ सोवियत यूनियन पर डिपेंड नहीं रहना चाहता था। इसने भारत और यूएसए की तरफ देखा और दोनों के साथ भी रिलेशन अचीव किए। सोवियत इसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। अफ़गानिस्तान की जो पार्टी थी PDPA, वो 2 गुटों में बट गई थी। सोवियत ने कोशिश करी दोनों में यूनिटी मेंटेन करने की। मोहम्मद दाऊद खान ने 1977 में अपनी नई पार्टी बनाई, नेशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, जिसमें इस्लाम, नेशनलिज्म और सोशलिज्म के बारे में यह नया कॉन्स्टिट्यूशन लेकर अब इसे PDPA से खतरा। सत्ता में रहने के लालच में मोहम्मद दाऊद खान ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। अब यहाँ मर्डर भी होने लगे। अब इनके खिलाफ एक साजिश हुई और इनके परिवार के साथ इनकी हत्या कर दी गई। साउथ रिवोल्यूशन, नई सरकार बनती है और यहाँ प्रेसिडेंट बनते हैं नूर मोहम्मद ताराकी। इनके अंदर फिर से कुछ न्यू रिफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। टीवी चैनल लॉन्च होता है, मौलवियों की पावर छीन ली जाती है, लड़कियों को स्कूल भिजवाया जाता है। लेकिन इनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है और सन 1979 में मोहम्मद नूर ताराकी का भी असैसिनेशन होता है और कम्युनिस्ट पार्टी कमज़ोर पड़ जाती है। अब सोवियत यूनियन इसमें घुस जाता है और इस पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन यूएसए कहाँ पीछे रहने वाला था। हिजबुल मुजाहिदीन, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ थी, अमेरिका उसको सपोर्ट करता है और उसको फंडिंग देता है। अब इन सब के बीच तालिबान का कहाँ जन्म होता है, ओसामा बिन लादेन कहाँ से आता है और कैसे यूएसए की गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान में बढ़ती चली जाती है अगले 20 साल के लिए, जानते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।